देखिए चंद्रमा न तो यहाँ चंद्रमा न तो केंद्रेश है, यहाँ एक ही योग बन रहा है कि मंगल त्रिकोणेश है ना? जी बताइए, गुरु जी जी। सही है ना? चंद्रमा को केंद्र का भाव प्राप्त हुआ है कि नहीं? नहीं प्राप्त हुआ गुरु जी। नहीं हुआ। तो सिद्ध हम यहाँ पर चंद्रमा को न लेकर शुक्र को गुरु को लेते हैं। गुरु की महादशा में मंगल का अंतरदशा, ऐसा समझते। देखिए इस कुंडली में गुरु को केंद्र का भाव प्राप्त हुआ, चौथा और प्रथम प्राप्त हुआ ना? जी गुरु जी, लग्न भाव या चतुर्थ भाव। अच्छा, मंगल को त्रिकोण का भाव मिला, समझिए तो बताते चलिए ताकि हमको लगे कि ना। हाँ गुरु बताइए, जी मिला। जी जी मंगल जी को। सूत्र बाबू। आपको जी सूत्र आपका बोलता है कि यदि केंद्रेश, केंद्रेश का अर्थ किसको हम लेंगे? गुरु को। केंद्र के। हाँ, हाँ गुरु को जी। यदि केंद्रेश या त्रिकोणेश में कोई दोष हो जाए, अब मान लीजिए, अब इसी कुंडली में देखिए कि गुरु में कोई दोष लग रहा है कि नहीं। देखिए तो गुरु में कोई दोष लग रहा है कि नहीं, बताइए। गुरु जी दोष यही है कि मकर राशि में है तो नीच नीच का है, द्वितीय भाव में, नीच राशि में है बहुत गुरु। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने, शनि की दृष्टि है गुरु जी। बहुत सुंदर। ये भी चलिए, और बताइए और क्या दोष लग रहा है, और बताइए। बीमारी पकड़िएगा तब ना। गुरु बीमार है, रोगग्रस्त है, दोष युक्त है कि नहीं? गुरु जी अपनी नीच राशि में है गुरु जी। गुरु जी केंद्र के दो नीच राशि में है गुरु जी, लेकिन केंद्र के दो भावों में होने के कारण युवा अवस्था में गुरु जी वश खो दिया है गुरु जी। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं। आप लोगों ने यह देखा कि गुरु मकर राशि में बैठा हुआ है तो नीच का हुआ, सही बात है। लेकिन यह भी तो एक पॉइंट है प्रभु की, नीच राशि में बैठा ग्रह जिस राशि में बैठता है, अगर उसका स्वामी नीचस्थ राशि को देखे, जैसे यहाँ पर शनि मकर को देख रहे हैं ना, जी हाँ जी गुरु जी। जी देख तो रहे हैं। गुरु का नीचता खत्म हो गया, गुरु की नीचता खत्म हो जाती है। ये बात, इसे कहते हैं हम नीच भंग योग। ठीक ना? ये गुरु सभी जी, ये सूत्र गुरु जी केवल गुरु ग्रह पे लागू होगा कि सब ग्रह पे लागू होगा? सभी पर लागू होगा, सभी पर, सभी पर। जो ग्रह जिस राशि में नीच का होता है, अगर वह ग्रह उसी भाव में बैठ जाए, अपने भाव उसी अपने राशि को देखे, कौन कौन देखे? नीच राशि का स्वामी। अब यहाँ पर मान लीजिए कि शनि अपने घर को देख रहे हैं तो गुरु की नीचता खत्म हो जाती है। अच्छा ठीक ना? मान लीजिए गुरु जी अगर यहाँ द्वितीय भाव में राहु बैठ जाए और शनि की दृष्टि पड़े तो भी नहीं, राहु नहीं, मान लीजिए ये गुरु जी मतलब वृश्चिक राशि शनि ही रहे। बैठ जाए, शनि ही बैठ जाए। जी जी। नहीं गुरु जी, वृश्चिक राशि में मान लीजिए राहु नीच का होता है, तो अगर गुरु जी अगर हाँ, द्वितीय भाव में राहु बैठ जाए और शनि की दृष्टि रहे तो राहु का मतलब नीच भंग खत्म हो जाएगा। हमको ये बताइए अवधेश जी जी कि ऋषि जी आपके घर में, आपके मेन दरवाजा से न जाकर और पीछे वाले दरवाजा से रात्रि में चल जाए, तो गुरु जी ठीक है ना? मतलब। जी 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 बात समझिए। तब तो जी आप इनका आगंतुक का जैसे सम्मान होता है, स्वागत होता है, पैर प्रक्षालन वगैरह, ये सब तो कीजिएगा ना। एक चोर की भांति इनका सम्मान आदर कीजिएगा, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है जी कि जी तो जी। रात्रि रात्रि में दीवार से आने का ये कौन सा रास्ता है, बताइए। हाँ गुरु जी इतना जरूर बोलेंगे, जी जी बिल्कुल। अगर यही काम आप कीजिए तब क्या होगा?
तो गुरुजी बताइए। अपने घर में उनके घर में? अपने घर में, उनके घर में जाइएगा तो वो कार्रवाई करेंगे। तो गुरुजी हमारा घर तो हम 24 घंटे जब मन करे तब जा बस सकते हैं। उसी प्रकार प्रभु, उसी प्रकार है कि नीच राशि में बैठा ग्रह अगर जिस राशि में बैठा हो उस राशि का स्वामी वहां पर बैठ जाए या अपने घर को देखे तो उस ग्रह की नीचता समाप्त हो जाती है, जी जैसे जी यहाँ ठीक हुआ। ठीक समझ आ गया, आगे समझ में आ गया गुरुजी। ठीक ठीक ठीक। हाँ, अब देखिए, एक पॉइंट यह प्राप्त होता है कि गुरु लग्न का स्वामी है और केंद्राधिपति दोष लगता है। तो ये बात भी जानिए, आप लोग सदैव याद रखिए, केंद्राधिपति दोष लग्नेश को नहीं लगता है। हाँ, गुरु धनु लगन के अलावे मिथुन लगन में अगर 2 भावों के स्वामी हो जाएं तभी उनको केंद्राधिपति दोष लगता है। इस बात को भी सदैव ध्यान रखिए। लग्नेश अशुभ ग्रह हो, पापी ग्रह हो, वह शुभ ही माना जाता है। हाँ, उसका प्रकृति जातक के ऊपर प्रभावित होता है, ठीक है ना। जी गुरुजी। क्योंकि लग्न का मालिक ही तो लग्न का आधार होता है, लग्न ही तो जनपति का आधार है, ठीक है जी ना। जी तो हम गुरु में एक अशुभता यह मात्र दिख रही है कि यह शनि से दृष्ट है और शनि पापक ग्रह है, तो गुरु में दोषता आ गई। दोषता आई ना, दोष आया कि नहीं आया, बोलिए आप लोग। जी भगवान। आ गया। लेकिन मंगल से किसी प्रकार का गुरु का संबंध बन रहा है? किसी प्रकार का संबंध, स्थान संबंध, दृष्टि संबंध नहीं ना बन रहा है? नहीं बन रहा कोई भवन। नहीं बन रहा। तब देखिए, तब आपका सूत्र कह रहा था कि यदि केंद्र का स्वामी दोष युक्त हो और त्रिकोणेश में भी कोई दोष हो, अर्थात उसमें उसके साथ त्रिकोणेश का अर्थ, त्रिकोण का स्वामी तो आप जानते हैं। तो अगर केंद्रेश या त्रिकोणेश की दशा अंतरदशा हो और दोनों दोष युक्त हो, अगर कोई ग्रह केंद्र में बैठ जाए शुभ होकर 1, 4, 7, 10 में, उस बैठे ग्रह से इन दोनों का अगर संबंध बन जाए तो जो अशुभ प्रभाव के देने वाले थे वो सामान्य शुभ फलदायक हो जाएंगे। यही था ना सूत्र। जी जी बताइए हरिकिशन जी, ज्योति जी। जी जी गुरु भगवान। जी, शुभ ग्रह से जो संबंध होना चाहिए वो दोनों से ही बनेगा, केंद्रेश से भी दोष युक्त वाले से और त्रिकोणेश दोष युक्त होगा, उन दोनों से ही बनना चाहिए कि एक से चलेगा? अब यहाँ तो दशा अंतरदशा 2 चल रही है ना, एक दशा हाँ एक अंतरदशा है। जी 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 अगर जी जी अगर दशाधिपति दोष युक्त हो जाए और उसका संबंध शुभ ग्रह से ना हो तो ये भी तो प्रभावित करेगा, थोड़ा या बहुत, बोलिए। जी 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 गुरु जी। हाँ, अगर मान ली कि दशाधिपति ठीक हो और अंतर दशाधिपति आपके पीड़ित हो जाए तो इसका भी तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाएगी तो ठीक हो जाएगा ना गुरु जी, तब सही चलेगा ना? जी, तब सही चलेगा, यही जी कहना जी है इस सूत्र का। जी गुरु जी। क्लियर? जी भगवान। एकदम आगे बढ़ा जाए। एक बात याद रखिए, दशा चक्र को देखते समय भाव से पहले भाव विश्लेषण कीजिए कि जो दशा चल रहा है वो किस भाव के स्वामी की दशा है और किस भाव के स्वामी की अंतरदशा है। अगर हमको यह दिखे कि केंद्रेश की दशा है और त्रिकोणेश की अंतरदशा आने वाली है और जातक का कोई काम अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप उस अवधि को उसका शुभ फलदायक बताइए जो अंतरदशा त्रिकोणेश की आने वाली है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का विवाह होना है, वो आपके पास जनपत्रिका लेकर आया कि गुरुजी हमें यह बताइए कि मेरा विवाह
हो नहीं रहा है। आपने देखा कि मान लीजिए कि शुक्र की महादशा चल रही है, और शुक्र, उदाहरण के लिए मैं कुंडली के आधार पर नहीं बता रहा हूँ, मान लीजिए कि शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र सप्तम भाव के स्वामी है, और अंतरदशा चल रही है नवमेश की, या नवमेश की ना चले अष्टमेश की दशा चल रही है, तो आपको बताना पड़ेगा कि देखिए भाई, अष्टम और केंद्र का संबंध बन रहा है, तो ठीक ना है? बताइए, एक अष्टमेश की दशा ठीक ना है, अंतरदशा? जी गुरुजी। जी बताइए, हाँ ठीक है। हाँ या ना? शुभ संबंध ना नहीं हुआ? ठीक है, नहीं ठीक है। नहीं। तो आप देखिए कि जब केंद्रेश की महादशा में त्रिकोणेश की अंतरदशा का योग बनेगा, तो उस जातक का कार्य सिद्धि होगा। अगर त्रिकोणेश की महादशा चल रही हो और केंद्रेश की अंतरदशा प्राप्त हो, तो यहाँ भी शुभता ही आएगा। बस ये चीज आपको ध्यान देना है। समझ में आया? जी गुरु जी, आया समझ में। यानी कि 1 4 7 10 और 5 9 और लग्न, इन 7 ग्रहों को विशेषतः ध्यान देना है कि इनमें बैठने वाले को आपस में संबंध बने। तो इसको याद रखिए, यह योग केंद्र त्रिकोण योग होता है। केंद्र त्रिकोण योग जनपत्रिका का सर्वाधिक राजयोग समान फल देता है। अब केंद्र त्रिकोण योग कहीं से बन सकता है, लग्न से बन सकता है, चतुर्थ से बन सकता है, सप्तम से बन सकता है, दशम से बन सकता है। अब समझ में आ गया? भगवान, मैंने भी एक कुंडली डाली, इसमें चंद्रमा केंद्र त्रिकोण का देख लीजिए, ऊपर। आप देखिए कि देखिए, आप सब लोग अब देखने का प्रयास कीजिए, मैं यहीं पर हूं, आप अपने से थोड़ा सा प्रयास कीजिए, मैं तो चर्चा कर ही रहा हूं। तो ऐसे जनपत्रिकाओं में ऋषि जी, अवधेश जी, चाहे हरिकिशन जी, जिसमें केंद्रेश की महादशा में त्रिकोणेश का अंतर प्राप्त हो, तो जातक को सामान्य फल देता है। अब यह डिपेंड पड़ता है वह ग्रह दोष युक्त है या दोष मुक्त है। कमजोर है तो उसको बल दीजिए, डिग्री में कमजोर है, अस्त है, मृत है, तो उसका उपाय करके उससे शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दशा अंतरदशा में केंद्र त्रिकोण का जो योग बनता है, यह अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत शुभ फलदायक होता है। एकदम क्लियर है ना? गुरुजी, हाँ, एक दोष युक्त क्वेश्चन। है तो, दोष नहीं है तो शुभ होगा ना भगवान, अत्यंत शुभ। हाँ, दोष नहीं होगा तब। हाँ, आपको इतना, वैसे भी भगवान, कोई भी ग्रह जब दोष मुक्त होता है, यानी दोष ना हो, पीड़ित ना हो, तभी शुभ फल देता है। ठीक है भगवान। हाँ बोलिए, किन्हीं का अभी बोल रहे थे नीतू जी। गुरुजी, ये ना धनु लग्न की कुंडली है, तो धनु लग्न की कुंडली में 2 घर मिलेंगे लग्नेश को, लग्न भाव और चतुर्थ भाव, और वो लग्नेश जाके अष्टम भाव में बैठ गया, तो गुरुजी वो फिर उसको बल देना चाहिए क्या? लग्नेश को कोई उपाय करना चाहिए उसका? बहुत सुंदर प्रश्न, और इस प्रश्न को सब लोग समझिए। देखिए महोदया, नीतू जी, जी गुरुजी। सूर्य, चंद्रमा और लग्न, ये 3 जो हैं, याद रखिएगा सदैव, ठीक ना? सूर्य, चंद्रमा और लग्न, इनका अष्टम में बैठने मात्र से ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। अगर किसी जातक का लग्नेश अष्टम में बैठ जाए, समझे ना, तो थोड़ा बुरे भाव में जाने का, क्योंकि देखिए एक बात याद रखिए, लग्न का स्वामी जहां बैठता है ना, हाँ जिस जी भाव में गुरुजी, बैठता है, वृद्धि करता है। वहां पर वह वृद्धि करता है। तो ठीक गुरुजी, ना? ये तो इसके तो बुरे प्रभाव हैं, तो ये तो और बुरे ही ज्यादा हो जाएंगे ना फिर। तो महोदया, ऐसा होता है कि अगर हम लग्नेश को मजबूत ना, अगर आपका शरीर तंदुरुस्त ना रहे, शरीर स्वस्थ ना रहे, तो आप जी फिर भाग्य वगैरह कैसे काम कीजिएगा? हाँ जी 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 गुरुजी।
ये भी तो डिपेंड है। मान लीजिए आपने भाग्य को कमजोर कर लिया, आपका भाग्य पूरा संपत्ति दे रहा है, लेकिन शरीर जो आपका है वो रोगग्रस्त हो जाए, जी 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 गुरु जी। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हम भारतीय ज्योतिष में आपके पास ऋषियों ने और बड़े बड़े आचार्यों ने ऐसी व्यवस्था की है कि जिस प्रकार घर में आप मनचाहा भोजन करते हैं ना, कि आज हमको घर में पूरी बनाने का मन किया तो हम पूरी खाएंगे, मन की इच्छाओं के अनुसार हम अपना कार्य करते हैं ना, प्राय जी सभी जी लोग करते हैं, जी करते हैं कि नहीं? बताइए आप लोग। जी बिल्कुल तो करते हैं। आपके पास ऐसी पद्धतियां हैं उपाय प्रकरण में, जितना आप इनको चाहिए कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ जी गुरु जी, पहले आपने पॉइंट बताया था पर अभी समझ में नहीं आया है, वो आगे समझ में आएगा शायद। क्या 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 उपाय बताइए? ये गुरुजी आपने ये बताया था ना कि वो उन ग्रहों को हम उतना जितना चाहिए उतना कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो कंट्रोल कर पहले सकते हैं। मेरे को। हाँ जी हाँ, गुरुजी। हम वो उपाय प्रकरण बता दें तो घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, जी मान जी लीजिए कि गुरुजी। देखिए लग्नेश लग्नेश मात्र अष्टम में बैठ जाए और लग्न का कारक और लग्न ये दोनों मजबूत हो तो क्या करेगा? ओ अकेला जी लग्नेश जी क्या गुरुजी। करेगा? जी 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 गुरुजी, समझ में आ गया जी गुरुजी। अगर लग्नेश अष्टम में बैठ जाए या सूर्य कमजोर हो जाए और लग्न पर पापक प्रवाह हो जाए, तब तो दृष्टि जातक है। को अष्टम में बैठकर दीर्घ बड़ा रोग तब तो देगा, ज्यादा गंभीर ज्यादा रोग। नुकसान हो जाएगा। जी जी गुरुजी। बस यहाँ जी आपको जी तीन चीजें देखनी है किसी भाव का विश्लेषण करने के लिए। भाव कारक, भाव, लग्नेश, इन तीनों का विचार करना है। अगर तीनों ही महोदया कमजोर हो जाए तब तो हाँ जी जी, समझ में आ गया जी गुरुजी, अच्छे से समझ में आ गया। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। धन्यवाद को बचा के रखिए, ये अभी बहुत जी चीजों को चलिए, सबको समझ में आ गया ना? जी भगवान, जी जी गुरुदेव। हाँ, तो आप लोग ज्योतिष में इस सिचुएशन को देखिए फलित करके, जब केंद्र और त्रिकोण का योग बने और दशा अंतरदशा प्राप्त हो और आपकी भविष्यवाणी आपके द्वारा की गई फलित सटीक होता है कि नहीं, 100% इसको अपने कथन को सिद्ध करने का प्रयास कीजिए। कुंडली के आधार पर किसी की भी कुंडली लीजिए, अपनी ही कुंडली लीजिए और देखिए कि केंद्र त्रिकोण का बन रहा है, ग्रह दशाधिपति और अंतर दशाधिपति दोनों दोषी नहीं होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर मजबूत हुए, अच्छे हुए, तो निश्चित ही आपको आपके फलित को कथन सटीक करेंगे। ठीक है ना? गुरुजी। सब लोग समझ गए इस बात को ना? जी 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 गुरुदेव। जी गुरु जी। जी जी जी। हाँ, अच्छा, इसमें आप ऐसे भी विश्लेषण कीजिएगा तो कोई ग्रह हो, चाहे गुरु हो, चाहे बुध हो, चाहे कोई भी, अगर वो पीड़ित हुआ, पाप प्रभाव हुआ तो बुरा फल देता है। ठीक है ना? जी अब आज का पॉइंट थोड़ा और हम ले चलते हैं आप लोगों को गहराई में। गहराई में उतरने से पहले जानिए, अगर योग कारक ग्रह, योग कारक तो आपने पढ़ चुका है कि कौन सा ग्रह योग कारक होता है। कोई ग्रह 1, 4, 7, 10 का स्वामी बन जाए और 5, 9 का भी वो स्वामी उसकी राशि बढ़ जाए, तो एक राशि उसकी केंद्र में और एक राशि त्रिकोण में पड़ जाए, तो ऐसा ग्रह सर्वाधिक कारक होता है। ठीक ना? ये दोबारा बताएं भगवान, ये समझ में नहीं आया क्या? जैसे तुला लगन में शनि को हम सर्वाधिक कारक कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसका कारण बताइए। क्योंकि गुरु जी वो दोनों मित्र हैं और उच्च में होता शनि। उच्च का नहीं गुरुजी, तुला चतुर्थ भाव और पंचम भाव का स्वामी है शनि। हुआ ना, एक केंद्र और एक त्रिकोण का योग बना। जी गुरु जी। अब समझ में आ गया प्रभु? योग समझ में आया हरि किशन जी आपको?
नहीं, ये शनि कैसे इसमें योग कारक हुआ भगवान इसमें? वो 10वीं अरे प्रभु देखिए, एक देखिए एक देखिए कि मकर राशि चतुर्थ में पड़ी कि नहीं पड़ी। मकर राशि तुला लगन वाले का चौथे घर में कौन सी राशि अच्छा आएगी? अच्छा, तुला लगन की बोले, मैं यही समझ रहा था ये जो अभी कुंडली डली उसकी बात कर रहा था। ठीक है भगवान, उसका नहीं तुला नहीं, में तो है। अब इसी चीज को देखना है। कोई भी लगन हो, मेष लगन में सर्वाधिक कारक ग्रह कौन बनेगा? देख लीजिए, एक 4 7 10 और 5 9, इनमें से कौन सी राशि उसकी पड़ती है? जो ग्रह 1 मेष 4 लगन 7, बस इस सिद्धांत को ध्यान रखिए कि एक राशि केंद्र में और एक राशि त्रिकोण में पड़े तो ऐसा 7 ही लोगों के साथ होता है, बल्कि 5 ही लोगों के साथ होता है। इसमें 4 ग्रह हट जाते हैं। हटेंगे ना 4 ग्रह? कौन कौन 4 ग्रह हटेंगे बताइए आप लोग। सर्वाधिक कारक ग्रह खोजने के लिए एक कारक होता है जो स्थिर कारक है, जैसे सूर्य लग्न का कारक है तो कभी नहीं बदलेगा। बदलेगा? बताइए। नहीं, वो तो फिक्स रहेगा, वो तो सेम। हाँ, नहीं बदले। स्थिर कारक उसको कहते हैं। अब देखिए 4 ग्रह छटते हैं, बताता हूं कौन कौन। राहु और केतु को कोई राशि नहीं है, नहीं ना है? जी जी भगवान। जी नहीं है। और सूर्य चंद्रमा को भी एक एक राशि प्राप्त है। जी जी गुरुजी बिल्कुल। तो 5 ही ग्रह ना हमारे पास बचे प्रभु, 2 राशि वाले। हाँ। जी जी बोलिए। जी भगवान। अब इन 5 राशियों को देखिए कि कुंडली में मान लीजिए कि बृहस्पति की एक राशि पड़ जाए 10 में और दूसरी राशि पड़ जाए 5 या 9 में, ऐसा कोई लग्न में योग बन जाएगा। मान लीजिए कि शुक्र की एक राशि पड़ जाए सप्तम में और दूसरी पड़ जाए नवम में, ऐसा कोई योग बन जाए। मान लीजिए कि मिथुन और कन्या एक केंद्र एक त्रिकोण, ऐसा जब किसी भी लग्न में बनेगा तो उस राशि वाले ग्रह को सर्वाधिक योग कारक ग्रह कहते हैं। ठीक ना? ठीक है भगवान। ये तो गुरुजी समझ में आ वृष गया? और वृष गुरुजी हाँ एक चीज पूछनी थी। हाँ बताइए। गुरुजी वृष और वृश्चिक में कोई प्रबल योग कारक नहीं होगा ना? जी गुरुजी वृष में और वृश्चिक में दोनों में कोई प्रबल योग कारक नहीं बनेगा ना? फिर इसमें क्या मानेंगे किसको? आप वृषभ लगन की कुंडली को बनाइए। वृषभ लगन की कुंडली में ऐसा देखिए, कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो एक राशि उसकी 1 4 7 10 में पड़ती हो, दूसरी राशि त्रिकोण में पड़ती हो। कोई ग्रह चार तो हट ही गए हैं 5 में से। देखिए कोई ये IT नहीं है कोई? 2 3 4 5 और शनि की राशि आ रही है भगवान उसमें एक। केंद्र त्रिकोण योग बन रहा है। वृष लग्न में तो आ रही है। हाँ हाँ तो हुआ ना? नहीं आ रही वृष लग्न में। क्यों आ रही है? उसमें 11वें भाव में आ रहा है ना कुंभ। ना और देखिए बुध को शनि देखिए। को देखिए ना, शनि को देखिए। शनि 8 को 9 10। 10वीं राशि 9वें में आ रही है और 11वीं राशि उसकी 10वें भाव में आ रही है। हाँ 2 3 4 5 6 हाँ आ रही है। महोदया बन ही जाएगा। हाँ जी आ जाएगा। तो गुरुजी वृश्चिक में नहीं आता। वृश्चिक दूसरा कोई होगा? गुरु का देखिए, बुद्ध का देखिए, स्वयं गुरु का इनका देखिए। कोई ना कोई जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। हर लग्न के लिए कारक अकारक फिक्स है। वृश्चिक में पूर्ण योगकारी तो नहीं बन रहा कोई सभी। देखिए गुरुजी कोई नहीं बनता। वृश्चिक में पूर्ण योगकारी नहीं बनेगा वो। किसी को केंद्र और त्रिकोण ना मिला, किसी को भी नहीं मिला गुरुजी। दोनों शनि- किसी को नहीं मिला। शनि चतुर्थ का स्वामी हुआ,
हाँ, शनि चतुर्थ का हुआ। और चतुर्थ में मकर पड़ा। अगर चतुर्थ का स्वामी शनि चतुर्थ में होगा तो कुंभ पड़ा, चतुर्थ में मकर ने कुंभ कुंभ पड़ा। पड़ा, उसमें चतुर्थ में कुंभ पड़ेगा। कुंभ पड़ेगा। हाँ, और कोई देखिए गुरु। गुरु भी नहीं आ रहा गुरु जी, ये गुरु जी पंचम में आ रहा है मीन, और धनु आ रहा है द्वितीय में। तो नहीं बनेगा ऐसा योग। फिर इसमें लॉस हो गया, मतलब इस वाली राशि को एक तरीके से देखा जाए तो। हाँ, तो लॉस हुआ तो हम यहाँ पर कारक का चुनाव कैसे करेंगे, तो वो अलग हो। आपको यह देखना है कि जन्म पत्रिका का जो दशाधिपति है वो युग कारक है कि नहीं, ठीक ना। ये जी जो जी मैंने जी बताया, ये जी मैं गुरु। एक प्रकरण मैं चला कर बता दूंगा आपको। दशा जब समय अंतिम समय जब आएगा ज्योतिष का, तो मैं बता दूंगा कि कौन से लगन के लिए कौन अकारक और मारक है। ये चीजें हो भी चुकी है, आप लोग न जुड़े होंगे। तो योग कारक को चुनाव कीजिए। जैसे गजकेसरी योग बने, पंच महापुरुष योग बने, उच्चाधिपति योग बने, केंद्र त्रिकोण राज योग बने, ऐसे ग्रह का चुनाव कीजिए, ठीक ना। ठीक है, जी गुरु जी। समझ में आ रहा है ना। दशाधिपति या अंतर दशाधिपति के बारे में हमको यह देखना है कि हमारी जन्म पत्रिका में, किसी भी लगन की जन्म पत्रिका में क्या है, इनको क्या मिला। योग कारक बने या मारक बने या अकारक बने। एक ऐसा भी ग्रह होता है जो न शुभ देता है न अशुभ देता है, एकदम सम, ठीक ना। न शत्रुता न मित्रता, बस समत्व भाव होता है ना, होता है ना। उच्च नीच और सम होता है। हाँ, अब इस जन्म पत्रिका में योग कारक के साथ ये तो सकारात्मक हुआ, मारक भाव होते हैं। मारक ग्रह, मारक भाव कौन कौन से मारक भाव हैं, तो द्वितीय सप्तम को मारक कहते हैं ना। जी भगवान, द्वितीय और सप्तम को कहते हैं। अष्टमेश षष्ठेश द्वादशेश और तृतीयेश, ये भी प्रभु त्रिसडाय के अंतर्गत आते हैं। तो इनको भी हम अशुभ भाव मानते हैं ना। जी भगवान। बताइए। हाँ या ना बताइए। जी गुरु जी, जी गुरु जी। अब योग कारक ग्रह की महादशा चल रही हो, अब योग कारक आप लोग निकाल लीजिएगा। इस पर अगर करिएगा तो फिर योग प्रकरण में जाना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिएगा कि हम जो ग्रह महादशा या अंतरदशा में है, वो हमारी कुंडली में क्या है, क्या पदवी उसको मिला, कौन सा भाव मिला, अशुभ भाव मिला, शुभ भाव मिला, तो उसके अनुसार उसको हम उपाधि देंगे। योग कारक, सामान्य योग कारक, राजयोग कारक। ये समझ में आ रहा है ना आपको, बताइए। जी गुरुदेव जी। जैसे 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 तुला लगन वाले के लिए शनि सर्वाधिक कारक बना ना, बताइए। जी गुरु जी। जी बनेगा। वृषभ लगन वाले के लिए सर्वाधिक योग कारक बना ना, बताइए। जी गुरु जी। हाँ, तो आपको देख लेना है कि दशाधिपति अंतर दशाधिपति का पोजीशन क्या है, शुभ है, योगकारी है या मारक है। दो ही चीज देखना है, एक नकारात्मक पक्ष और एक सकारात्मक पक्ष। अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आपकी कुंडली में वृषभ लगन में या तुला लगन में गुरु मारकत्व हो जाते हैं, क्योंकि लग्नेश के साथ उनकी शत्रुता होती है। किसी लगन में किसी ग्रह को छठा भाव मिले, आठवां भाव मिले या 12वां भाव मिले, तो हम इसको योगकारी कह सकते हैं, नहीं कह सकते बताइए। भगवान। नहीं कह सकते। गुरु जी अगर वो त्रिकोणेश हुआ तो फिर? महोदया, त्रिकोणेश होने के बाद तो फिर कहना ही क्या है, मैंने तो पहले ही उसको बता दो दिया है। भाव मिले होंगे ना, उसको दो भाव मिले होंगे, 6 8 12 में से किसी एक भाव को भी मिल गया
और त्रिकोणेश भी हो गया वो, फिर गुरुजी तो फिर कैसे करेंगे? फिर तो ये चर्चाएं हो चुकी है कि वो मूल त्रिकोण का फल देगा। अच्छा जी फिर गुरुजी। हाँ, फिर रिलेशन देखना पड़ेगा कि जिस लग्न की कुंडली में इनको हम देख रहे हैं उस उनके साथ रिलेशन क्या है। हम जो नीतू जी से विवाद करें, नीतू जी से हमारा रिलेशन अच्छा ना हो, विवादित रिलेशन हो, तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि नीतू जी हमारे लिए अच्छा माने रख सकती है। हम नीतू जी के प्रति बुरा भाव रखते हैं और नीतू जी को हमेशा परेशान करते हैं, तो नीतू जी हमारे प्रति कैसे सकारात्मक भाव रख सकती है? बताइए, जी गुरुजी, जी गुरुजी। रख सकती हैं? नहीं नहीं, रखेंगे। नहीं रखेंगे। तो त्रिकोणेश त्रिकोणेश को हटा दीजिए। देखिए, केंद्रेश त्रिकोणेश निर्विवाद रूप से शुभ होते हैं। आपको ये समझना है कि कोई ग्रह योगकारी हो, योगकारी ग्रह की महादशा में अगर मारक ग्रह की अंतर्दशा आ जाए तब क्या सिचुएशन होगा? अब समझ में आया मैं क्या समझाना चाहता हूं? जी भगवान आया आपके। हाँ, योगकारी ग्रह हो और उसमें पापी ग्रह, मारक ग्रह, मारक अष्टमेश षष्ठेश द्वादशेश की अंतर्दशा आ जाए तब क्या फल होना चाहिए? थोड़ा आप लोग बताइए। 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 अब देखिए, यहाँ पर अत्यंत शुभ फल होगा, अत्यंत शुभ फल, राजयोग समान फल होगा, बशर्ते एक शर्त लगेगा कि लग्नेश दशाधिपति और अंतरदशाधिपति भले ही वो मारक हो, लेकिन दोनों का पारस्परिक संबंध बना, दृष्टि और युवला, तो राजयोग बनेगा संबंध के आधार पर। योग कारक ग्रह की महादशा में अगर मारक ग्रह की अंतर्दशा प्राप्त हो और दोनों का रिलेशन बने तो अत्यंत राजयोग कारक यह दशा आपको फल देगा। समझ में आया? बताइए। जी गुरुदेव। समझ में आया कि नहीं? ऐसा तो दूसरा मैं पॉइंट बताऊं। नहीं समझा। एक बार और बता दीजिए गुरुजी। आप एक योगकारी ग्रह का नाम बताइए। योगकारी ग्रह, योगकारी कैसे हम निर्धारण करेंगे? कोई ग्रह बताइए, किसी के लग्न में। बताइए कोई सा ग्रह। गुरुजी जैसे केतु लगन में, बस लगन में तो शनि आया शनि है ना। ना, अगर केतु लगन में चलिए, है। शनि की महादशा चले। शनि आपके तुला लगन वाले के लिए शनि अच्छा फल देंगे ना? जी गुरुजी। बोलिए, एक मत से बताइए। जी गुरुजी, क्योंकि जी इसमें गुरुजी। चतुर्थ और पंचम जी दोनों गुरुजी। में शनि आता है। अब तुला लगन वाले के लिए खराब फल देने वाला कौन सा ग्रह होगा? क्या बताइए? सकारात्मक तो जान गए, कौन कौन शुक्र का शत्रु कौन कौन है? सूर्य गुरुजी। गुरु। गुरु है भगवान, गुरु होगा एक तो। गुरु हो गए गुरुजी, और गुरु होंगे भगवान एक तो। उसके बाद चलिए, अब मानिए शनि की मंगल। महादशा में, शनि की महादशा में शनि योगकारी ग्रह है और अगर गुरु का अंतरदशा मिले और गुरु मान लीजिए कि अशुभकारी हो, अशुभकारी ग्रहों को मारक कहा जाता है। मारक का अर्थ यह नहीं होता है कि मारने वाला। मरण कई प्रकार के होते हैं। हम आपको 100 लोगों के बीच में अगर अपमानित कर दें, अगर आपका अपमानित कर दे वहां पर, तो भी मरण तुल्य कष्ट होता है। चोट लगकर, मान लीजिए कि मार्केस की दशा चल रही हो और आपका फ्रैक्चर हो जाए, पैर, हाथ, सर फट जाए, तो ये भी मरण तुल्य कष्ट ही होता है। किसी का कोई प्रिय वस्तु, प्रिय चीज नष्ट हो जाए या प्रिय व्यक्ति से वियोग हो जाए, तो ये भी मरण तुल्य ही कष्ट होता है। समझ में आ रहा है ना?
हेलो, जी गुरुजी जी। जी भगवान आ रहा है। हाँ, मारक का अर्थ ये मत समझिए कि डेथ, मृत्यु ही नहीं होता है, मरण तुल्य कष्ट भी हो सकता है। ये नहीं, मार्केस का अर्थ ये नहीं मत लगाइएगा कि तो ज्योतिष में फिर धोखा हो जाएगा। मान लीजिए कि किसी को मार्केस की दशा चल रही हो और आप कह दीजिएगा कि तू तो गया, अब वो व्यक्ति को पैर टूट के हो गया, लंबी बीमारी हो गई, तो बीमार रोग भी हो जाता है तो मरण तुल्य कष्ट ही देता है ना। बताइए। जी जी गुरुजी। हाँ, तो मार्केस का अर्थ हुआ ऐसा ग्रह जो अशुभकारी हो, पापी हो, जो हमको पाप प्रभाव दे। अब समझ में आया ना आपको? जी बताइए, गुरुदेव। बताइए ज्योति जी, जी समझ में आ गुरुदेव। रहा है ना? जी गुरुजी। हाँ, तो जब योगकारी कुंडली में महादशाधिपति हो, योगकारी और मारक इन दो ग्रहों का योग बने, तो योगकारी ग्रह का क्या करता है कि उसके मारक प्रभाव को अपने में समाहित कर लेता है, और योगकारी ग्रह और मारक ग्रह इन दोनों की दशा अंतर दशा का जब योग बनता है, तो दोनों में अगर किसी प्रकार का संबंध बने, स्थान परिवर्तन, दृष्टि या युति तक अगर संबंध बन जाए, तब जाकर राजयोग के समान यह दशा अंतरदशा फल देगा। संबंध ना बने तो विपरीत परिणाम होगा। अब समझ में आया? अब समझ में आया कि नहीं, बताइए। जी गुरुजी आ गया। हाँ, अष्टमी की दशा अंतरदशा चलने से, मान लीजिए कि शनि की महादशा में और द्वादशेष की अंतरदशा आ जाए। द्वादशेष बुरा ग्रह है, बुरा भाव का स्वामी कहा जाता है, जहां बैठता है वहां व्यय कराता है। एक बात देखिएगा, 12वां भाव का स्वामी जिस भाव में बैठेगा, धन खर्चा व्यक्ति उसी भाव संबंधित करता है। अगर 12वें भाव का स्वामी बैठ जाए आपको लग्न में, तो जातक फैशन में करेगा। द्वितीय भाव में बैठे तो परिवार में, कुटुंब में। तृतीय में बैठे तो भाई बहन इत्यादि। ऐसे करके 12वें भाव का स्वामी का विचार होता है। तो अब क्या होगा, जो 12वां भाव का कुप्रभाव है, वो योगकारी जो भी ग्रह बने, दशा या अंतरदशा, वो अगर संबंध बन गया, मान लिया कि 12वें भाव का स्वामी योगकारी वाले ग्रह के राशि में बैठ जाए, और योगकारी ग्रह 12वें भाव में बैठ जाए, स्थान परिवर्तन योग बन जाए, तब राजयोग के समान। संबंध ना बने, बिना संबंध का दशा अंतरदशा प्राप्त हो, तब बुरा फल होगा। इसलिए संबंध विचार अवश्य करना चाहिए। समझ में आया? जी गुरुदेव। कोई भी ज्योतिष में फलित करने से पहले रिलेशन का बड़ा महत्व होता है कि ग्रह के साथ, एक ग्रह के साथ दूसरे ग्रह का कैसा संबंध बन रहा है, क्योंकि संबंध के आधार पर ही फल कथन कीजिएगा तो सटीकता आती है। अब मान लीजिए कि किसी ग्रह के साथ किसी ग्रह का मित्रता का संबंध बन रहा हो, और आप कहिएगा कि नहीं, यहाँ तो निगेटिव परिणाम होना चाहिए, तो फलित आपका झूठा होगा कि नहीं? बोलिए, बताइए। झूठा है बाबू, झूठा हाँ होगा। हाँ, तो पाराशर जी ने दशा अंतरदशा में संबंधों का बड़ा महत्व दिया है। जीवन में संबंध की बड़ी महत्ता होती है, जैसे गुरु और शिष्य का संबंध, पति और पत्नी का संबंध, माता और पुत्र का संबंध, मित्र का मित्र का संबंध। जीवन में संबंध बड़ी महत्ता है। बिना संबंध के किसी का जीवन नहीं चलता। हर मनुष्य का किसी न किसी के साथ एक रिलेशनशिप होता ही है, होता है ना? गुरुजी, हाँ, गुरुजी ये आप संबंध के बारे में बोल रहे हैं, तो ये संबंध परस्पर वाले होने चाहिए ना, कि एक तरफा वाले होगा? मतलब जो आपने बताया ना, कारी ग्रह अगर 12वें भाव हम में बैठे, ज्योति जी 12वां ऐसे कर, ज्योति जी संबंध कई प्रकार से बन सकते हैं। मान लीजिए कि आपका हमारे घर में आना जाना हो, ठीक ना,
आप हमारे घर में आइए, हम आपके घर में त्योहार में जाएं, खुशी में जाएं, तो ये हुआ परस्पर स्थान परिवर्तन संबंध, ठीक ना। जी गुरुजी, हाँ जी हाँ। गुरुजी। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे बहुत दूर रहता है, वो विदेश में रहता है, हैं? आप लोग एक साथ पढ़े, और ऐसा है कि आना जाना तो ना है, लेकिन वार्तालाप होते रहता है, मित्रता का रिलेशन चलते रहता है, तो ये भी जी एक जी। संबंध बना बना हाँ ना। जी 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 हैं? गुरुजी। तो मान लीजिए कि कोई ग्रह स्थान परिवर्तन ना बनाए, तो हम दूसरा संबंध देखेंगे। संबंध देखना है, किसी प्रकार का संबंध बने तो अशुभता कमेगी, और ना संबंध बने तो अशुभता बढ़ेगी। तो ये चीज गुरुजी मेरा, एक तरफ की दृष्टि होगी तो ठीक रहेगा क्या, चल जाएगा मतलब, कि अब परस्पर एक वाली दृष्टि होनी चाहिए? परस्पर वाली दृष्टि होनी चाहिए, एक पक्षीय संबंध थोड़े चलता है। हाँ जी जी गुरुजी, जी गुरुजी, यही पूछना था। क्लियर है ना सब लोग जी को? बोलिए, बताइए भगवान। हरि किशन जी, गुरु समझ में आया? जी भगवान समझ में आया, लेकिन जो परस्पर दृष्टि ये तो ज्यादातर मिलेगी नहीं हमको, एक दूसरे को तो तो नहीं देखते हैं ज्यादातर, तो भगवान तो बहुत कम। भगवान भगवान तो सारी कुंडलियों में राजयोग बने लगे तो संसार में सब ना कुबेर बन जाएंगे। जी जी सही बात है भगवान। बताइए, सभी ग्रह में, सभी के कुंडलियों में अगर नौ नौ ग्रह उच्च राशि में बैठे, 5 ग्रह उच्च, ये ऐसा संभव नहीं, क्योंकि कुंडली तो आपका पूर्व जन्म कृतम कर्म के आधार पर कुंडली बनता है जी भगवान जी जी। है ना। आप अपने ही देखिए, आप अपनी देखिए, आप अपनी कुंडली में ग्रह का प्लेसमेंट, अपनी पत्नी के कुंडली में ग्रह का प्लेसमेंट, अपने पुत्र के ग्रह कुंडली में अलगाव होता ही है क्या? जी भगवान बिल्कुल सही बात। बताइए ज्योति जी, नीतू जी, जी सभी लोग गुरुजी, बताइए, बिल्कुल है ना। बिल्कुल गुरुजी। हाँ, तो ये चीजें आपको पकड़नी है कि ऐसा आप, डॉक्टर क्या है, डॉक्टर को सारी बीमारियों का लक्षण, उन 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 सिचुएशन में कौन सी दवा चलानी, तो एक ज्योतिर्विद को, ज्योतिर्विद का अर्थ होता है उसे एक अद्भुत अलौकिक दैवीय शक्ति की दृष्टि प्राप्त होती है। ज्योतिषम नेत्रम उच्यते, यह वेद भगवान का नेत्र है, जिसके द्वारा हम किसी का भविष्य देखने जा रहे हैं। ये भविष्य ऐसा है, भविष्य सभी लोग नहीं पढ़ सकते, भविष्य किसी का देखना कोई साधारण कार्य नहीं है प्रभु। बोलिए। जी जी गुरुजी, गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप ज्योतिर्विद बनने जा रहे हैं, तो थोड़ी तो कठिनाई आपको इन सिद्धांतों को देखना पड़ेगा कि ग्रहों का संबंध कैसा है। अच्छा संबंध बने तो कुप्रभाव खत्म हो जाएंगे, अगर संबंध ना बने तो अशुभताएं अधिक होगी। और ये हर चीज में देखना है, चाहे दशांतर दशा हो, चाहे गोचर हो, चाहे आपको ग्रहों का फल कथन हो, संबंध ग्रहों में अत्यंत श्रेष्ठ होता है। अब जैसे देखिए, एक उदाहरण मैं देता हूं, किसी व्यक्ति का चंद्रमा एकदम अच्छा हो, वृषभ राशि में हो, गुरु से दृष्ट हो, गजकेसरी योग बन रहा हो, चांद्र योग जितने भी हैं, केमद्रुम ना बन रहा हो, हर प्रकार से योग हो, और व्यक्ति चंद्रमा जनित जो भी कारकत्व से परिपूर्ण नहीं है, चंद्रमा उसको राशि में तो जन्म पत्रिका में उच्च का है, नवमांश भी ठीक है, सारे कुंडली के वर्ग कुंडलियां भी ठीक है, प्लेसमेंट भी अच्छा है, ग्रहों से रिलेशन से भी अच्छा है, तो पर भी ना बन रहा है, तब क्या कीजिएगा? तब आप भ्रम में पड़िएगा। तब ऐसा उसका व्यवहार पढ़िए कि जातक का चंद्रमा, चंद्रमा किस चीज का कारक है, ये बताइए हमको। रिलेशन में क्या कारक है उसके पास? माता का। माता का गुरुजी। हाँ, हाँ, तो जातक को पता लगाइए उसका माता के साथ क्या रिलेशन है। अगर वह माता के साथ अपना रिलेशन खराब करता है तो शुभ फल देने वाला चंद्रमा भी अशुभ फल देने लगता है। अगर चंद्रमा खराब हो और किसी ग्रह का उपाय हम करवा रहे हैं, दान करवा रहे हैं, हवन करवा रहे हैं, या रत्न धारण करवा, उसके साथ जो ग्रह
जिस रिलेशन का नेतृत्व करता है, अगर हम व्यवहार में उस रिलेशन को भी अगर संबंध मधुरता से बनाएं तो हमारा ग्रह 100% सटीक फल देने के बाध्य हो जाता है। इसे व्यवहार ज्योतिष में देखिए, तो आप किसी जातक का चंद्रमा कमजोर हो, वो अपनी माता से आशीर्वाद ले, माता का सेवा दे, समय समय पर माता की सेवा करे, उसका चंद्रमा एकदम अनुकूल हो जाएगा। होगा कि नहीं? जी गुरुजी। बताइए। जी गुरुजी, जी बिल्कुल गुरुजी। सही कहा आपने। सूर्य किसी का मजबूत हो, खूब बढ़िया हो, प्लेसमेंट अच्छा हो, उच्च का हो, आपको सरकारी नौकरी दे रहा हो लेकिन संतुष्टि ना हो, सूर्य का जो सकारात्मक प्रभाव आपको मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा हो, पता लगाइए उस जातक का पिता के साथ कैसे संबंध है। वो अपने पिता से संबंध सुधार ले, सूर्य उसको बाध्य हो जाएगा फल देने के लिए। इसी प्रकार सारे ग्रहों का रिलेशन बना हुआ है, तो हमको रिलेशन पर फोकस करना ही पड़ेगा। अब गुरु आपके किसी जातक के गुरु अच्छे कंडीशन में हो लेकिन सकारात्मक उसको मनोवांछित फल न दे पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जातक धर्म से विमुख होगा। ब्राह्मण, देवता, वेद, शास्त्र, पुराण की जितना वो निंदा करेगा उतना ही गुरु उसका खराब होता चल जाएगा, और जितना ही इनका वो आदर सत्कार करेगा गुरु उसको शुभ फल देने वाले हो जाएंगे, है ना? गुरु कारकत्व हो गया इसका मतलब ना, कारक को मजबूत करना एक तरीके से। हाँ ना, तो आपको उपाय प्रकरण में ये तो बताऊंगा मैं, उपाय के साथ ग्रहों का रिलेशन जो होता है। अब जैसे किसी जातक का शुक्र मजबूत हो और शुक्र उसको सकारात्मक मनोवांछित फल, तो पता लगाइए स्त्री के साथ उसका कैसा संबंध है। कहीं अपनी स्त्री को दुखित करता हो, स्त्री को टॉर्चर करता हो, स्त्री के साथ उसका रिलेशन बुरा हो, तो शुक्र कहाँ से उसको शुभ फल देगा, बताइए? जी गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए संबंध क्यों शुक्र, क्योंकि शुक्र स्त्री कारक ग्रह है ना? बताइए। जी हाँ या ना बताइए, हाँ या ना बताइए आप लोग। जी जी गुरुदेव है। तो ये चीजें उपाय प्रकरण में बताऊंगा कि कैसे हम अपने व्यवहार के द्वारा भी ग्रहों का फल प्रभाव बुरा या अच्छा, बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं, अच्छे प्रभाव को पा सकते हैं। तो रिलेशन होता है। तो उसी प्रकार पराशर जी ने कहा कि दशा अंतरदशा में रिलेशन का बड़ा महत्व होता है। एक अच्छा ग्रह हो, योगकारी ग्रह हो, दूसरा बुरा ग्रह हो, अगर बुरा अच्छा में रिलेशन बन जाए, स्थान का, दृष्टि का, पारस्परिक, तो प्रभाव क्या होगा, बुरा प्रभाव खत्म हो जाएगा और वहां पर अच्छा प्रभाव ज्यादा दिखेगा। जैसे अंधकार कितना भी बड़ा हो, विशाल हो, लेकिन अगर एक रोशनी का एक चिंगारी भी उस अंधकार में प्रकाशमान कर हो जाता है, होता है ना? जी बताइए, गुरुजी। जी बिल्कुल बताइए गुरुजी। भैया। कितना भी घनघोर अंधकार हो और भगवान सूर्य उदय होते ही सारा अंधकार अपने आप विलुप्त हो जाता है, होता है ना? बताइए, हाँ या ना बताइए। जी जी गुरुजी। हाँ। तो उसी प्रकार होता है, जो ग्रह शुभत्व होकर अत्याधिक बलवान हो और जो ग्रह अशुभत्व होकर कमजोर हो, तो शुभ वाला ग्रह अशुभता को हर लेता है, उस पर भी शुभत्व प्रभाव देता है। तो संबंध आप सदैव ध्यान दीजिए। तो यही था इस सूत्र का मतलब कि योगकारी ग्रह के साथ अगर बुरे ग्रह, मार्केश ग्रह की अंतरदशा या दशा का संयोग बने और पारस्परिक संबंध बन जाए तो उसका बुरा प्रभाव खत्म हो जाएगा, वो सामान्य क्या राजयोगकारी प्रभाव देता है। ठीक है ना? जी गुरुजी। गुरुजी कुछ चलिए निवेदन आज था। आज आज हम लोग प्रश्न कर, हाँ बोलिए। सुबोध जी, मैं क्या अपना रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। गुरुजी विषय से भिन्न है प्रश्न, तो बोले तो आदेश हो तो बोले।